आज हम परख करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने अमेरिका भारत संबंधों को लेकर हलचल मचा दी है। जर्मनी का एक प्रसिद्ध अखबार है, नाम है फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन ज़ाइतुंग, जिसे फैज भी कहते हैं। यह अखबार, जो अमेरिकी यूरोपीय कूटनीति पर अपनी गहरी पकड़ और गंभीर रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है, उसने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया और भारतीय प्रधानमंत्री ने कॉल नहीं उठाया। अब यहाँ याद रखिए, फोन कॉल मिस होना ये सिर्फ तकनीकी यानी टेक्निकल घटना नहीं है। जब इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो एक प्रतीकात्मक संदेश भी है। यानी हर रिसीव न किया गया कॉल अपने आप में कूटनीतिक भाषा बोलता है। तो क्या ये वाकई एक संकेत है कि एक ताकत का पलड़ा अब बदल रहा है, समीकरण बदल रहे हैं, या फिर ये सिर्फ बिना नाम वाले सोर्सेज यानी सूत्रों पर टिकी हुई एक और महज सनसनीखेज खबर है? आज इसी खबर की परख करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। इस जर्मन अखबार की रिपोर्ट कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया और वो फोन पीएमओ ने नहीं उठाया। यही खबर भारत के कई बड़े अखबारों और टीवी में भी उठाई गई है। यहां पर एक बात नोट करने वाली है, जर्मन अखबार की रिपोर्ट बिना नाम वाले स्रोतों यानी सोर्सेज पर है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। यानी कहानी पक्की नहीं है, लेकिन फिर भी संकेत बहुत तेज हैं और ये संकेत बहुत तेजी से फैलते हैं। शक्ति किसके पास है और कौन किस पर शर्तें थोपेगा? फोन सिर्फ फोन नहीं, ये कूटनीतिक भाषा है। सवाल ये नहीं कि कॉल मिस हुआ, सवाल है क्यों हुआ। इसी समय रेखा में अमेरिका ने भारत पर ऊंचा टैरिफ थोपा और 2019 में भारत को जीएसपी से बाहर किया। बता दें कि जीएसपी का मतलब होता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी सामान्य वरीयता प्रणाली। यह अमेरिका का एक ट्रेड प्रोग्राम था जिसके तहत विकासशील देशों से आने वाले कुछ चुनिंदा सामानों पर 0 या बहुत कम आयात शुल्क लिया जाता था। जीएसपी से भारत को बाहर करने में $5.6 बिलियन के निर्यात पर मिलने वाला ड्यूटी फ्री फायदा खत्म हो गया। यानी दबाव की रणनीति नई नहीं है। भारत की प्रतिक्रिया को देखिए। भारत की प्रतिक्रिया मार्केट एक्सेस पर कठोर रुख बनाए रखना, यानी हमारा बाजार बड़ा है मगर उस बाजार में कौन व्यापार करेगा ये हम तय करेंगे। किसी कॉल को ना लेना कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है। सौदे हम अपनी शर्तों पर करेंगे, ये कहने का सबसे शांत तरीका शायद यही था। अक्सर नैरेटिव बनता है टैरिफ इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है, पर तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। भारत जीएम फूड्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स और डेयरी पर सख्त नियम रखता है। ये बहुत आवश्यक भी है। यदि आप प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण को देखेंगे, उसको समझेंगे और पिछले कुछ समय में भारत में राजनीतिक उथल पुथल पैदा करने की कोशिशों को देखेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछली पालन उद्योग से जुड़े हुए लोग, ये संख्या इतनी बड़ी है जिनके हितों की चिंता रखना या उनकी चिंताओं को किनारे पर रखकर राजनीति करना ना तो ठीक है ना ही संभव है। भारत में इस तरह के उपद्रव पहले पैदा किए गए हैं, इसलिए भारत जीएम फूड्स और डेयरी पर सख्त नियम रखता है। बहुत आवश्यक है। अमेरिकी रिपोर्ट इन्हें मार्केट एक्सेस बाधाएं बताती है। बायोटेक अप्रूवल, लेबलिंग और सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मानकों पर वाशिंगटन लंबे समय से आपत्ति दर्ज कर रहा है। मतलब ये सख्ती अमेरिका को खल रही है। मतलब मामला सिर्फ रूस का नहीं है, रूस तक नहीं है। ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई तक सीमित मामला नहीं है। नीति के स्तर पर भारत की रेड लाइंस भी हैं, वो सीमा रेखाएं जिन्हें लांघा नहीं जा सकता। और जब ये रेड लाइंस टकराती हैं तो रिंगटोन भी कूटनीति बन जाती है। एक और बात, भारत अमेरिका संबंधों की कहानी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चली, सरल नहीं रही। इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं।
शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दिनों में जब दुनिया दो खेमों में बट रही थी, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, तब भारत ने चुनी थी अपनी अलग राह, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी यानी गुट निरपेक्षता की नीति। हम किसी खेमे में नहीं जाएंगे, लेकिन सच ये भी है कि यह नीति कभी अमेरिका को पूरी तरह पसंद नहीं आई। फिर आया साल 1998, भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। परिणाम, अमेरिका ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उस दौर में रिश्ते तल्ख हो गए, लेकिन राजनीति का पहिया घूमता है। बाद में जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह के दौर में 1-2-3 एग्रीमेंट से रिश्तों में सुधार हुआ। यानी कहानी साफ है, भारत और अमेरिका के रिश्ते कभी टकराव के रहे तो कभी सहयोग के। ये धूप छांव आती जाती रही है और ये इतिहास में हमें आज की घटनाओं को समझने की गहराई देती है। थोड़ा और पीछे चलिए, 1971 निक्सन प्रशासन ने अमेरिका का जो 7th फ्लीट यानी 7वां बेड़ा जो था उसे बंगाल की खाड़ी में भेजा, भारत के हितों के विरुद्ध भेजा। तब सोवियत सेना काउंटर डिप्लॉय करती है, भारत के साथ रूस खड़ा रहता है। दिल्ली का संदेश साफ था, हम अकेले नहीं हैं। यह था भारत की स्मृति में दर्ज गनबोट डिप्लोमेसी का पल, और यहीं से भरोसे और अविश्वास का सिलसिला शुरू हुआ था। भारत और अमेरिकी संबंधों में एक अविश्वास की परत, एक छाया साफ दिखी थी। शायद यही वजह है कि आज भी भारत के रक्षा सौदों की रीढ़ में रूस का बड़ा हिस्सा है, एक भरोसेमंद हिस्सा है, एक बड़ी हिस्सेदारी दिखाई देती है। ताजा आंकड़े कहते हैं कि 2019 से 2023 तक भारत के हथियार आयात में 36% रूस से आए हैं। फ्रांस तेजी से उभर रहा है, लेकिन रूस अब भी भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर बना हुआ है। रक्षा क्षेत्र में रूस भारत के साथ कदम मिलाकर चल रहा है और आज से नहीं, लंबे समय से यह सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हैं। 2019 में भारत और अमेरिका के बीच GSP यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को लेकर विवाद हुआ। अमेरिका ने भारत को इस स्कीम से बाहर कर दिया, यानी भारत को करीब $5.6 बिलियन का झटका लगा। लेकिन भारत ने खेल वहीं खत्म नहीं होने दिया। अपने निर्यात ढांचे को विविधीकृत किया, डाइवर्सिफाई किया, अलग अलग तरीके से संयोजित किया, नए बाजारों की ओर रुख किया और धीरे धीरे इस घाटे को संभाल लिया। भारत की ऊर्जा की आवश्यकता बहुत बड़ी है। ये भूख विशाल है। 1.4 अरब लोगों का देश, जहां सस्ता कच्चा तेल सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है, बल्कि महंगाई और सरकारी बजट दोनों को सीधे सीधे प्रभावित करता है। ये सरल समीकरण नहीं है सीधा ये कह देने का कि रूस से तेल ले रहे हैं इसलिए हम आप पर सैंक्शंस लगाएंगे, इसलिए हम आप पर टैरिफ बढ़ाएंगे। ये कहानी सीधे सीधे तेल की नहीं है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का समीकरण कहीं गहरा है, बड़ा है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के तेल आयात का लगभग 36% रूस से आया, और इसके साथ साथ डिस्काउंटेड रूसी तेल जिस पर छूट मिली थी, उस तेल ने भारतीय रिफाइनरों को कम से कम $10.5 बिलियन की बचत कराई है। कई आकलन कहते हैं कि असली फायदा इससे भी कहीं बड़ा रहा है। ये तो सामने आने वाले आंकड़े हैं, असली फायदा वो काफी बड़ा रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, S&P ग्लोबल का अनुमान है कि अगर भारत रूसी तेल ना खरीदता तो अंतरराष्ट्रीय ब्रेंट ऑयल की कीमत $30 से $40 प्रति बैरल और ऊपर जा सकती थी। यानी भारत के तेल खरीदने ने पूरी दुनिया के बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर रखा है, वरना पूरी दुनिया के लिए स्थिति बेकाबू हो सकती थी। लेकिन अब नया मोड़, 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ दोगुने कर दिए, कुल मिलाकर लगभग 50%। उनका तर्क है भारत रूसी तेल ले रहा है और इसकी सजा चुकानी होगी। रॉयटर्स के कुछ अनुमान कहते हैं कि तेल डिस्काउंट से भारत को जो आय हुई है, जो कमाई हुई है, वो इस टैरिफ झटके से धुल सकती है। यानी कहानी फिर वही सवाल खड़े करती है, किसकी शर्तें चलेंगी और असली जोखिम किसका है, खतरे में कौन है। इसी भरोसे का नतीजा है कि भारत रूस रक्षा सहयोग आज तक गहरा है और इसको ठेस नहीं पहुंची है, अप्रभावित है। भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम ये रूस से आए हैं।
ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट भारत और रूस की संयुक्त उपलब्धि है, साझा उपलब्धि है। आज आसमान में उड़ते सुखोई 30 विमान, ये रूस का ही योगदान है। भारत पर भरोसे के साथ ये दोस्ती आगे बढ़ी है और यहाँ तक कि भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, उसकी तकनीकी जड़ें भी रूस के सहयोग से जुड़ी हुई हैं। ध्यान दीजिए, भारत की कहानी सिर्फ सस्ते तेल तक सीमित नहीं है। रूस से आया रियायती क्रूड ऑयल जो है, उसका सीधा असर पड़ता है पंप पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू रखने में, महंगाई को नीचा रखने में और सबसे अहम बात, सरकार के बजट को राहत देने में। इसी राहत का असर दिखता है सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में। बजट 2024-25 में सरकार ने रिकॉर्ड 11.11 लाख करोड़ का कैपेक्स बरकरार रखा है। सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचा, यही वो क्षेत्र हैं जो बढ़त को, विकास को, प्रगति को बढ़ाने में मल्टीप्लायर का काम करते हैं। 2 गुना, उसको 4 गुना कैसे करना है, उसको 100 गुना कैसे करना है, भारत अगली सीढ़ी कैसे चढ़ेगा, उसका रास्ता ये बनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारत का बाहरी कर्ज यानी एक्सटर्नल डेट वित्तीय वर्ष 25 के अंत तक बढ़कर ये GDP का 19.1% होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2024 में ये 18.5% दिखती है, यानी स्थिति अभी संभाली जा सकती है, मैनेजेबल है। नए डेटा के हिसाब से वास्तविकता की जांच जरूरी है। और याद रखिए, रूस से सस्ता तेल सिर्फ भारत के लिए फायदेमंद नहीं रहा। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने माना है कि भारत की तेल खरीद ने दुनिया की एनर्जी मार्केट को स्थिर किया है, कीमतों को काबू में रखा है। अगर भारत रूसी कच्चा तेल ना लेता तो वैश्विक कीमतें और ऊपर जाती। यानी ये योगदान भारत का था और लाभ पूरी दुनिया को हुआ। सस्ता तेल भारत के लिए केवल एक डिस्काउंट या रियायत नहीं है, ये मौका नहीं है, ये महंगाई को थामता है, बजट को सांस देता है और ग्रोथ इंजन को फ्यूल करता है, यानी उसे भी ताकत देता है। लेकिन साथ साथ बाहरी जो कर्ज है जो बढ़ रहा है, अमेरिका के नए टैरिफ जैसे झटके हैं, इस पूरी कहानी में रिस्क फैक्टर बने हुए हैं। भारत ने अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान नहीं खरीदे, उसका ध्यान रफाल पर है, रूस से लिए गए S-400 सिस्टम पर है और सबसे अहम अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस और आने वाला AMCA पर भारत का ध्यान आज है। साथ ही अमेरिका से GE F414 इंजन, उसके को प्रोडक्शन यानी साझा उत्पादन के समझौते हो चुके हैं और MQ-9B ड्रोन का सौदा वो भी पक्का होने को है। यानी रणनीति साफ है, मिक्स एंड मैच, हम तोल मोल कर आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी तकनीक हमारे हाथों में देने के लिए अगर आप सहमत होंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। भारत हर जगह से तकनीक और डिफेंस क्षमता ले रहा है, लेकिन पूरी तरह किसी एक पर निर्भर नहीं है। अब जरा अमेरिका की तरफ नज़र डालें। ट्रंप की नीति थी अमेरिका फर्स्ट, भारत की नीति है राष्ट्र सर्वोपरि। 2020 में अमेरिका ने WHO से लेकर NATO और क्लाइमेट एग्रीमेंट तक कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से किनारा कर लिया अपने हितों के चलते, और भारत समेत पूरी दुनिया के लिए ये एक संकेत था। अमेरिका अपने फैसले ले सकता है, बाकी देश अपने फैसले कब लेंगे? अमेरिका जब चाहे पीछे हट सकता है और ग्लोबल कमिटमेंट्स को तोड़ सकता है, अनुबंधों से पीछे हट सकता है, तो बाकी देशों के लिए, उनके हितों के लिए ये एक चिंता की बात भी थी और अपने लिए अवसर भी, अपने निर्णयों को मजबूत करने वाला रास्ता भी। यही फर्क दिखता है अमेरिकी राजनीति के दोनों खेमों में। रिपब्लिकन पार्टी अक्सर ट्रांजिशनल रिलेशनशिप चाहती है, यानी साफ साफ सौदा, हम ये देंगे बदले में हमें ये चाहिए। डेमोक्रेट्स यानी अमेरिका के वामपंथी, वो अपने रिश्तों को थोड़ा वैल्यू बेस्ड कहते हैं कितने ये अलग बात है, मगर वो कहते हैं। लोकतंत्र, मानवाधिकार, क्लाइमेट ऐसे मुद्दों को जोर से उठाते हैं, लेकिन इसके साथ ही अक्सर ज़्यादा दबाव भी वो डालते हैं। तो ऐसे में भारत की रणनीति क्या है? संबंध सिर्फ भरोसे पर नहीं बल्कि विकल्पों पर टिके हुए होते हैं। चाहे वो रक्षा सौदे हों, ऊर्जा खरीद की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात हो, भारत भी अब मिक्स एंड मैच का खेल जो अमेरिका खेल रहा था, भारत भी अब वो खेल खेल रहा है। दिलचस्प ये है कि अमेरिका में भी आज बहस चल रही है कि भारत के साथ रिश्तों को कितना ट्रांजैक्शनल रखा जाए
और कितना वैल्यू बेस्ड। उदाहरण देखिए, अमेरिकी एनटीई की रिपोर्ट अक्सर भारत की दूध नीति, बायोटेक नियमों और मार्केट एक्सेस को बाधा बताती हैं। यानी व्यापार के मोर्चे पर भारत से बहुत सारी शिकायतें अमेरिका को हैं, लेकिन दूसरी ओर वॉशिंगटन डीसी में एक मजबूत धारा ऐसी भी है जो ये मानती है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है, यानी एक ऐसा साझीदार जिसे ना तो अनदेखा किया जा सकता है और छोड़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। अमेरिका में ऐसे लोग हैं, खुद ट्रंप के आसपास के लोगों में ऐसे लोग हैं, उनके विमर्शकारों में ऐसी टोलियां हैं जो मानती हैं कि चीन रणनीति भारत के बिना बनाई ही नहीं जा सकती। यही है आज के रिश्तों की कंट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास। एक तरफ टकराव, दूसरी तरफ साझेदारी की ललक। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के जो शक्ति केंद्र हैं, जो उनके पावर सर्कल्स हैं, वहां भारत का महत्व अब जगह जगह पर गूंज रहा है। निक्की हेली को ही लीजिए, वो सिर्फ ट्रंप की आलोचक नहीं है, इस दृष्टि से उनको नहीं देखा जा सकता। अमेरिका की राजनीति में निक्की हेली का एक स्थान है, उनके स्वर को महत्व दिया जाता है। वो अमेरिका की यूएन एम्बेसडर रह चुकी हैं। कई बार उन्होंने भारत का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर किया है। उन्होंने ये कहा है कि चीन की कीमत पर भारत जैसे भरोसेमंद देश को छोड़ना ये अमेरिकी हितों के अनुकूल नहीं है। ये दर्शाता है कि अमेरिका की राजनीति में, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स, भारत अब एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर माना जा रहा है। मतलब आज की रिंगटोन यही है, कभी विवाद, कभी सहयोग, लेकिन भारत को नज़रअंदाज करना अब नामुमकिन है। अब जरा रुककर सोचते हैं, जर्मन अखबार की वो जो खबर है जिससे हलचल मची हुई है, वो खबर पूरी तरह पक्की है या नहीं है। रिपोर्ट अनाम स्रोतों पर आधारित है, दुनिया में खूब चल रही है। भारत में भी अलग अलग मीडिया आउटलेट्स ने ये खबर खूब उठाया है। वो इसे स्वतंत्र रूप में वेरीफाई नहीं कर पाए, यानी अंदर खाने कुछ है जो पक रहा है। यानी इतनी जगह पर एक रिपोर्ट का जाना और हर जगह चर्चा का विषय बनना विश्व कूटनीति को, उसके बंद दरवाजों को खटखटाने का काम कर रहा है। भले ही आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, और अगर मान भी लें कि कहानी सच है, तो इसका मकसद एटीट्यूड दिखाना नहीं है, तेवर दिखाना नहीं है, बल्कि एक नीतिगत सीमा रेखना खींचना इसका मकसद, इसका उद्देश्य हो सकता है। यानी भारत साफ कर रहा है, हम सौदा करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर, बराबरी के आधार पर। इन 4 मिस्ड कॉल से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। नया भारत हर मोर्चे पर अपने विकल्प, अपने ऑप्शंस तैयार रखता है। ऊर्जा के लिए कभी रूस, रक्षा में कभी फ्रांस या फिर अमेरिका भी, और सबसे ऊपर अपनी स्वदेशी क्षमता। दुनिया के लिए भी संदेश साफ है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं, भारतीय हित सर्वोपरि हैं, और कोई सौदा तभी होगा जब दोनों तरफ सम्मान और बराबरी की बात होगी। आज बस इतना ही। देखते रहिए पांचजन्य का खास कार्यक्रम परख।